ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 6.46 में क्या कह रहा है? कंसीडर अ कार ऑफ मास 1500 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्मूथ रोड and colliding with the horizontally mounted spring of spring constant 7.5 into 10 की power 3 Newton per meter. Find the maximum compression of the spring. तो वो कह रहा है कि एक वॉल के साथ एक स्प्रिंग अटैच है और एक कार मूव होते हुए आ रही है विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और इस कार को स्प्रिंग में ऐसे बैंग करना है, मतलब टक्कर मारना है। ये एक्चुअली में कार की सेफ्टी चेक्स में करते हैं कि भी कार के अंदर क्या सेफ है कि नहीं है। तो अब जब कार इस स्प्रिंग को जाकर टकराएगी तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो हमें यही बोला है कि जब ये कार इसको जाकर ऐसे बैंग होगी तो बताओ कितना मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग में। मान लेते हैं स्प्रिंग एक्स नोड लेंथ से कंप्रेस हो गया, तो ये कार जाके ऐसे टकरा रही है एक स्प्रिंग को और कार रेस्ट पे आ गई और उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग will take place when the car will momentarily comes to rest, right? अब ये भी पता है कि सिस्टम में इनिशियली क्या थी, काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी कार के पास। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार थी इनिशियली जब ये नहीं कोलाइड किए थे, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग फाइनल। क्योंकि कार तो रेस्ट पे आ गई तो कार के पास तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी। अब हम इन दोनों के फार्मूले लगा देते हैं। जैसे आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इनिशियली होता है हाफ एम यू स्क्वायर, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फार्मूला है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, where k is the spring constant value and x naught is the maximum compression. ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। हम बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे मास हमें कार का दिया हुआ है 1500 kg, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आ रहा है, बट ध्यान से हमें उसको ऐसे सिस्टम में बदलना पड़ेगा 5/18 से इंटू करके। तो वेलोसिटी दी हुई थी 36 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने पहले उसके मीटर पर सेकंड बनाए और फिर होल स्क्वायर किया। k की वैल्यू गिवन थी 7.5 इंटू 10 की पावर 3, और x नोट हमने निकालना है तो इंटू एक्स नोट स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करते हैं। 18 टू ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 5 टू ज़ा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये 7.5 इंटू 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, मतलब 7500 इज इक्वल टू एक्स नोट स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, 15 5 ज़ा 75, 5 20 ज़ा 100। तो बहुत इजीली हमारा एक्स नोट स्क्वायर 20 आ गया। तो हम यहाँ से एक्स नोट के लिए सॉल्व कर लेंगे √20। तो अगर हम 20 का अंडर रूट लें तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर 4.47 आ जाएगा। तो जो कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग होगा वो कितने मीटर होगा? 4.47 मीटर। तो जैसे मैंने बोला कि ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 6.54। इसमें क्या कह रहा है? A train has a constant speed of 40 meter per second on a level road against force of magnitude 3 into 10 की पावर 4 न्यूटन। तो एक ट्रेन है, यानी कि एक व्हीकल है जो एक रोड पे मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जिसकी वैल्यू दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, और इसको इसके इंजन को एक फोर्स को ओवरकम करना पड़ रहा है। फोर्स जो इसके अगेंस्ट लग रही है ट्रेन के, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो या किसी और सोर्स से, उसकी वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। तो हमें पूछा है व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। अब क्योंकि ये फोर्स इस ट्रेन के अगेंस्ट लग रही है उसे रोकने के लिए, तो इतनी ही फोर्स इंजन के द्वारा ट्रेन पे आगे की तरफ लगनी चाहिए, तभी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। तो टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, force of engine must be equal to magnitude of resistive force जो उसे रोक रही है। तो हम यहाँ से पहले फोर्स ऑफ इंजन निकाल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू तो हमें दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। तो इतना इंजन को फोर्स लगाना पड़ेगा। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर, अब जब भी कोई मूविंग बॉडी होती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक एजेंसी की पावर के 2-3 फार्मूले थे, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन या एफ डॉट वी। तो यहाँ पे ये फार्मूला बेटर रहेगा, क्योंकि हमें फोर्स भी हमने निकाल चुकी है कि इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन लगा रहा है, और जिस वेलोसिटी से इस गाड़ी को आगे चलना है वो भी हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, और इनमें एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ओपन करने पर इसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी cos थीटा। बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। 3 4 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर 5, और पावर का यूनिट वॉट होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि उस व्हीकल के इंजन की या ट्रेन के इंजन कितनी पावर हमें दे रही है इस गाड़ी को चलाने के लिए, 12 इंटू 10 की पावर 5 वॉट, जिसे हम 1.2 इंटू 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो कोई भी एक आंसर ठीक माना जाएगा। तो इजी न्यूमेरिकल था, इसको भी अच्छे से देख लेना, पावर पे न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या कह रहा है एग्जांपल 6.57 में, a pump can take out 7200 kg of water per hour from a well 100 meter deep। तो जैसे हम पानी को पंप आउट करते हैं पंप की मदद से कुएं में से, तो एक वेल है जिसमें 100 मीटर डीप से हमें एक पंप यानी कि मोटर की मदद से पानी को ऊपर लिफ्ट कराकर आना है। तो ये 100 मीटर डीप से हमें वाटर को लेकर आना है पंप की मदद से, और ये एज पर गिवन क्वेश्चन 7200 kg ऑफ वाटर पर आवर बाहर आ रहा है ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से। सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ उसको धीरे धीरे उठाकर ऐसे लेकर आना। तो हमें जो मास ऑफ वाटर लिफ्ट करना है वो 7200 kg वैल्यू का करना है, कितने टाइम में, पर 1 आवर यानी कि 1 घंटे में, राइट। तो कह रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप एज्यूमिंग दैट इट्स 50% एफिशिएंसी। तो बट हमें पावर ऑफ पंप निकालना है अगर ये 50% एफिशिएंसी है इस वाटर पंप की। हाँ जी, तो हमें फिर से पावर निकालना है। अब एफिशिएंसी
अब फिर से एफिशिएंसी आ गया, हमने पहले भी एक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी का किया था। तो हमें एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की या उसकी होती है आउटपुट पावर डिलीवर, यानी कि जितनी पावर वो हमें दे रहा है, डिवाइड बाय इनपुट पावर सप्लाइड, हम उसको कितनी पावर की हमें उसको देना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जनरली मोटर तो बिजली पे ही चलती है। अब आउटपुट पावर डिलीवर में उसने वर्क डन करना है लिफ्ट करने में वाटर को, तो वो होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन टू लिफ्ट द वाटर। ये आउटपुट पावर उसने हमें देना है, क्योंकि पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। और इनपुट पावर वो हमने निकालना है, जो उसकी पंप की पावर है, इनपुट पावर हमने निकालना है। तो एफिशिएंसी बराबर, ये एफिशिएंसी का सिंबल होता है, इसको ईटा बोलते हैं। अब वर्क डन, आपको पता है कि किसी भी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए जो वर्क डन होता है अगेंस्ट ग्रेविटी वो mgh होता है। तो वर्क डन हो जाएगा mgh/t, और नीचे तो इनपुट पावर ही रहेगा। तो हमें इस मोटर की पावर निकालनी है, पावर मतलब इनपुट पावर, जितनी पावर से ये मोटर काम करेगी। तो अगर मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं टर्म्स को, तो इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं mgh/t इंटू ईटा। अब हम राइट साइड की वैल्यूज पुट कर देते हैं, जैसे जो मास ऑफ वाटर हमने लिफ्ट करना है वो दिया हुआ है 7200 kg, इंटू ग्रेविटी 10, हाइट 100 मीटर, डिवाइड बाय टाइम, टाइम 1 आ रहा है लेकिन हमें सेकंड यूनिट लेना पड़ेगा, तो टाइम हो जाएगा 3600 सेकंड। और एफिशिएंसी पंप की 50% है, तो परसेंटेज मतलब 50/100, अगर हम परसेंट लेटर हटा के लिखेंगे तो 50% मतलब 50/100। तो ये बराबर हो जाएगा इनपुट पावर के। अब हम इसे बस सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 3600 2 के टेबल पे पूरा पूरा जा रहा है, 50 भी 100 के टेबल पे 2 जा रहा है, ये 1/2 फ्लिप होके ऊपर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4000 वाट। तो ये इनपुट पावर हो गई या पावर हो गई उसकी। अब 4000 वाट को हम 4 किलो वाट भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर आ गया कि मोटर की पावर कितनी होगी, 4 किलो वाट। तो इस न्यूमेरिकल को भी देख लेना, ये सब पावर पे न्यूमेरिकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंजन पंप्स 400 kg of water through height of 10 मीटर। आई थिंक बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है। तो वो इसमें भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि एक मोटर की मदद से हमें एक पानी को लिफ्ट करना है। तो हमें 10 मीटर हाइट से इस बार पानी को लिफ्ट करना है। 400 kg ऑफ वाटर को हमें बाहर निकालना है थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड में हमें इतना पानी बाहर निकालना है मोटर की मदद से। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%। तो फिर से हमें पावर ऑफ इंजन निकालनी है, इंजन मतलब मोटर, जिस इंजन पंप से हम पानी बाहर निकाल रहे हैं। और टेक जी इज 10, तो ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट लग जाएगा। एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर जो वाटर को लिफ्ट करके होगा, यानी कि mgh/t ओवर इनपुट पावर जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दें। तो यहाँ से हम इनपुट पावर को अलग कर लेते हैं। तो इनपुट पावर हो जाएगा mgh/t इंटू ईटा। बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिक, पिछले न्यूमेरिकल की तरह, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है। तो बस हम वैल्यू पुट कर देंगे। मास दिया हुआ है 400 kg, ग्रेविटी 10, हाइट भी 10, टाइम अब है 40 सेकेंड्स, और एफिशिएंसी है 80%, यानी कि 80/100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 400 पे 10 के टेबल पे कट जाएगा, ये 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 80/100 फ्लिप हो जाएगा, 100/80 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10,
425 100 होता है, 250 इंटू 5 1250 वॉट। तो ये हमने इसका आंसर निकाल दिया कि उस इंजन की जो पावर होगी, पावर रेटिंग, वो कितनी होगी, 1250 वॉट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन कोलिजन्स। इस बुकलेट में कोलिजन्स के न्यूमेरिकल आपको अलग टॉपिक में करे हुए हैं। तो पेज नंबर 345 में आप एग्जाम्पल 8.26 देख सकते हो ओपन करके। तो ये कोलिजन पे एक न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कह रहा है, टू पार्टिकल ऑफ मासेस m and 2m मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दो पार्टिकल्स हैं, दो बॉडीज हैं, एक का मास m है और वो v वेलोसिटी से आ रहा था, और एक दूसरी बॉल है जिसका मास 2m है और वो 2v वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा था। तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं हेड ऑन कोलिजन के लिए। तो ये बॉल इधर से आ रही है, ये बॉल इधर से आ रही है। तो ऑफ कोर्स ये बॉल्स कहीं बीच में ऐसे टकरा जाएंगी। तो हमें ये लिखा हुआ है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m and 2m moving in opposite direction collides elastically moving towards each other with velocities v and 2v. Find their velocities after collision. तो हमें इनकी velocities after collision बता देंगे। तो मान लेते हैं फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 डैश है और सेकंड बॉल की v2 डैश है। तो जैसे ही ये बॉल ऐसे टकराएंगी ये रिबाउंड हो जाएंगी क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। अब हमने एक डेरिवेशन करके ये फार्मूला बनाया था, इन इलास्टिक कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन होती है, उसका ये फार्मूला था v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन का फार्मूला था, अगर आप दोनों फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको v1 पता है तो v2 निकालने के लिए बस 1 और 2 नंबर को फ्लिप कर दो, यानी कि जहां 1 लिखा है इस फार्मूले में ऊपर वाले में वहां 2 कर दो और 2 की जगह 1 कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन लिखी जाएगी m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 ओवर m2 प्लस m1। तो हम बस इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब ये मान लो फर्स्ट बॉल हम कह रहे हैं, ये सेकंड बॉल कह रहे हैं, तो पहले हम v1 डैश निकालना है। अब m1 हमें m गिवन है, m2 2m है और u1 हमें v गिवन है। इसे हम प्लस v लिखेंगे क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है तो हम राइट साइड की डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, तो ध्यान रखना है डायरेक्शन के साथ वैल्यू लिखनी है। प्लस 2 m2 अगेन 2m है और u2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2v लेना है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना है कि जब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो जो हम वेलोसिटी के साइन हैं वो प्लस v और माइनस 2v लेंगे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो अगर हमने इसको प्लस v कहा है तो इसको माइनस 2v करेंगे सेकेंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करने पे हो जाएगा m माइनस 2m माइनस m इंटू वी माइनस ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8mv डिवाइडेड बाय 3m। तो v1 डैश बराबर आ जाएगा माइनस 9mv बाय 3m। तो m से m कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 कट जाएगा। तो ये हमने आंसर निकाल लिया है पहला कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, माइनस 3v। माइनस साइन शो कर रहा है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो फर्स्ट बॉल टुवर्ड्स राइट जा रही थी, जैसे कि ये डायग्राम में भी मैंने बनाकर दिखाया है,
लेकिन आफ्टर कोलिजन वो टकराने के बाद टूवर्ड्स लेफ्ट जाना शुरू हो जाएगी। अब जैसे हमने v1 डैश के लिए सोल्व कर लिया, सिमिलरली हम v2 डैश के लिए v2 वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो m2 है 2m, m1 है m, u2 है -2v प्लस 2, मास ऑफ फर्स्ट बोल है m और उसकी u1 एग्जामिनर ने v सिंबल से लिया है, डिवाइड बाय m2 मास 2m प्लस m। तो मैंने ये ऊपर वाले फार्मूले में ये भी वैल्यू पुट कर दी। इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो v2 डैश आ गया 2m माइनस m इज m इंटू -2v यानी कि -2mv प्लस 2mv ओवर 3m। तो v2 डैश एक्चुअली 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड बॉल तो रुक ही जाएगी, मूव ही नहीं करेगी, और फर्स्ट बॉल जो है वो 3v स्पीड से रिबाउंड हो जाएगी। तो ये एक न्यूमेरिकल है कोलिजन पे, प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। तो ये अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल थे वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर से। तो इन सबको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, और अगर एक से ज़्यादा बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, वी विल डू इट फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास।